फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रासेप्टिव मेथड्स को स्टडी किया था। जिन्होंने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एमटीपी एंड एसटीडीज को स्टडी करेंगे। एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआई बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का होना, कंसीव करना, कंसेप्शन जिसको बोलते हैं, उसको टर्मिनेट कराना मेडिकली, प्रोफेशनल के थ्रू टर्मिनेट कराना है, किसी मेडिसिन के थ्रू टर्मिनेट कराना है, इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोल रहे हैं। इंटेंशनली अबॉर्शन, इंटेंशनल अबॉर्शन, तो इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, या फिर वॉलेंटरी मतलब इच्छा के अनुसार, इच्छा से। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, जब बेबी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, 9th मंथ का जो टाइम होता है उससे पहले ही अबॉर्ट कराना, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, या फिर इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एक अबॉर्शन होता है नेचुरली हो जाता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाए या प्रॉब्लम की वजह से हो जाए, लेकिन यहाँ पे अबॉर्शन को इंड्यूस कराना, इंटेंशनली अबॉर्शन करा रहे हैं। नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। एक साल में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म होती हैं, मेडिकली टर्मिनेट कराया जाता है प्रेगनेंसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in the year। अगर टोटल प्रेगनेंसी आपकी 5 टाइम्स हो रही है तो उसका मतलब जितनी भी प्रेगनेंसी हो रही है उसके 5 पार्ट्स करा जाए, 5 पार्ट्स में एक पार्ट आपका टर्मिनेट करा दिया जाता है। Obviously, MTP has a significant role in decreasing the population। हाँ, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को स्टडी किया था, तो एमटीपीज भी उसमें से एक मेथड ही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना दो, लेकिन इट इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। लेकिन एमटीपी उस पर्पस के लिए नहीं है। एमटीपीज को क्यों ऑप्ट करना पड़ रहा है जब आपके इतने सारे मेथड्स हैं बर्थ को कंट्रोल करने के। whether to accept legalize MTPs or not is being debated upon in many countries। कि हाँ MTPs को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, टर्मिनेट जो न्यू लाइफ है उसको एकदम से बैन कर दिया जाए इस वर्ड में आने के लिए, तो ये थोड़ा सा लीगल एक मैटर है, रहता है हर एक कंट्री के लिए, ड्यू टू क्यों इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। सबके अपने अपने एथिकल, इमोशनल इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं कि इसको टर्मिनेट कराया जाए कि ना। तो ये डिबेट का एक हमेशा से एक मैटर रहा है कि ये लीगलाइज है कि नहीं है। एमटीपीज के लिए लोग बोलते हैं कि चले अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए एमटीपीज कराया जा रहा है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना बर्थ कंट्रोल के मेथड्स क्या थे, तो आपने क्यों इस स्टेप को आने दिया। इमोशनल अटैचमेंट होता है, रिलीजियस होता है कि हम एक लाइफ जो है उसको नहीं मार सकते, वो तो अब डेवलप हो ही गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया है एमटीपी को इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। लीगलाइज किया है लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन है, टू अवॉइड इट्स मिसयूज। मिसयूज क्या था, पहले तो बहुत ही ज्यादा फीमेल फोर्टिसाइड होता था। जो आपके फीमेल्स अभी बॉर्न ही नहीं हुई है, फीमेल बेबी डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, उसको वॉर्म में ही किल कर दिया जाए, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि लड़कियां हो। तो एमटीपीज उसके लिए तो नहीं है, इसलिए उसका मिसयूज ना हो। तो लीगलाइज किया स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ इंडिया ने 1971 में। सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इंडिस्क्रिमिनेट, लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लड़की है तो अबॉर्ट कर दिया जाए, नहीं। एंड इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड्स, इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड्स ना हो, मतलब फीमेल की किलिंग ना हो, विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, वो बहुत ही ज्यादा इंडिया में थी। नेक्स्ट, व्हाई एमटीपीज, एमटीपीज क्यों ऑप्ट किया जाता है। ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उससे बचने के लिए एमटीपीज का ही किया जाएगा, ईदर ड्यू टू, किस वजह से, या तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो, कोई भी आपका बैरियर का मेथड यूज न किया गया हो, या सर्जिकल मेथड नहीं हो, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आ गई हो, उससे बचने के लिए भाई नहीं चाहिए आगे नेक्स्ट जनरेशन, अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है जो भी कपल है। फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव, इवन कंट्रासेप्टिव भी बहुत से केसेस में फेल हो जाती है, तो उस केसेस में प्रेगनेंसी डेवलप हो गई और फैमिली प्लानिंग कुछ थी नहीं, करनी नहीं थी उस टाइम पे। या फिर आपका रेप्स वाली कंडीशन होती है, रेप्स वाले कंडीशन में जो विक्टिम है उसको नहीं चाहिए, भाई क्यों चाहिए होगी, वो तो खुद ही पीड़ित है,
तो रेट्स वाली कंडीशन में एमटीपीज अगर बाय चांस प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें एमटीपीज को ऑप्ट किया जाता है। MTPs are also essential in certain cases, whether the continuation of pregnancy, जो प्रेगनेंसी है वो हार्मफुल है या फेटल है ईदर टू द मदर और द डेवलपिंग फीटस, बेबी सही से डेवलप नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, या मदर की हेल्थ की इश्यूज है, मदर की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उस केसेस में एमटीपी को आपका ऑप्ट किया जाता है। तो एमटीपीज क्यों की जाती हैं आपको पॉइंट वाइज पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज ही मेंशन किया है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो, एक आपका बैरियर मेथड्स को यूज नहीं किया गया होगा। सेकेंड है फेलियर हो गए होंगे कॉन्ट्रासेप्टिव, भाई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज भी की बट जरूरी नहीं है कि ना हमेशा काम करे, कभी कभी फेलियर भी हो जाता है। या फिर आपका रेप वाली कंडीशन हो, जो विक्टिम है उसको भाई क्यों चाहिए होगी प्रेगनेंसी। एंड थर्ड नंबर पे क्या है, एमटीपीज आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर द इट इज concerned with the health of the mother or even the health of the fetus, if जो fetus develop हो रहा है क्या उसको कोई बीमारी तो नहीं है। नेक्स्ट, MTPs are considered relatively safe during the first। अब ये MTPs कब कराना चाहिए भाई, इतने तो बेहोशी की हालत में कोई नहीं रहता है कि हाँ 3 महीने भी हो गए हो, बेबी डेवलप हो रहा हो, किसी को पता नहीं चला, उससे पहले ही डिसीजन ले लो कि MTPs करानी है कि नहीं करानी है, तो कंसल्ट करना पड़ता है डॉक्टर से। तो सेफ कब होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, फर्स्ट 3 मंथ तक अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड अगर ट्राइमेस्टर लगता है, ट्राई मतलब होता है 3 9 महीने के होता है, तो 3 के ट्राइमेस्टर हो गया आपके। सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा रिस्कियर होता है एमटीपी का। एंड वन disturbing trend observed is that majority of MTPs are performed illegally। एक ट्रेंड देखा गया है कि जितनी भी MTPs हो रही हैं वो illegally performed हो रही हैं by unqualified quacks, which quacks means है कि जो आपके अनक्वालिफाइड जो पर्सन्स होते हैं, अनक्वालिफाइड पर्सन्स के थ्रू आपका जो मेडिकल का थोड़ा बहुत जानते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एमटीपीज को, जो कि आपका रिस्की है। विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट टू बी फेटल टू। अनसेफ तो है ही साथ ये डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, another dangerous trend is the misuse of amniocentesis। Amniocentesis is a technique which is used to detect the disease by observing the chromosome number of a developing fetus, whether there is any disorder or not। So amniocentesis में का मिसयूज हो रहा है कि उसको जो डिजीज के लिए, डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक बनाई गई थी, उसको आपका यूज कर लिया गया जेंडर चेक करने के लिए कि फीमेल चाइल्ड है या फिर आपका मेल चाइल्ड है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में स्टडी भी किया था। ये जो बेबी डेवलप हो रहा है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक सैक। इसके अंदर फ्लूइड पूरे में भरा हुआ है, इस फ्लूइड में बेबी डेवलप हो रहा है, उसकी सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, सेल्स भी इस फ्लूइड में। तो इस फ्लूइड को निडल की हेल्प से बाहर निकाला गया। अब इस फ्लूइड में जो बेबी की सेल्स हैं उसके क्रोमोसोम को चेक किया गया, डीएनए को चेक किया गया, या आप बोल सकते हो क्रोमोसोम को चेक किया गया। क्रोमोसोम को क्यों चेक किया जा रहा है, क्या बेबी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं, क्रोमोसोम हमें सबके नॉर्मल पता ही, ऑलरेडी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है ही, तो कंपेयर कर दिया गया नॉर्मल वन से, अगर सारे सही है तो बेबी सही डेवलप हो रहा है। तो इस डिजीज को हम लोग इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस का जो यूज है वो डिसऑर्डर को चेक करने के लिए किया जाता है जो डेवलपिंग बेबी है, इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस पहले अर्लियर स्टेज में ही डायग्नोस कर दिया जाए डिजीज डिसऑर्डर्स को, लेकिन इसको मिसयूज क्यों किया जा रहा है, फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ डेवलपिंग जो बेबी है, फीटस है, वेदर इट इज अ फीमेल फीटस और अ मेल फीटस, और फीमेल फीटस होता है तो उसको किल कर दिया जाता है, तो मिसयूज हो रहा है, एबॉर्शन करा लिया जाता है। एंड द डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न जो चाइल्ड है उसका सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड फीमेल, अगर फीटस आपका फीमेल फाउंड हुआ, इट इज फॉलोड बाय द एमटीपी। क्या मेंटालिटी पता नहीं, दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, ये अगेंस्ट है भाई। सारे अगर सबके सब बॉयज ही होंगे तो भाई आगे पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी भाई, आगे जो नई पीढ़ी है वो कैसे आएगी, जो आपकी स्पीसीज है ह्यूमंस की वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रॉय नहीं मतलब खत्म हो जाएगी, क्योंकि गर्ल्स ही नहीं आ रही, वही तो रिस्पॉन्सिबल होती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो अर्लियर बहुत ज्यादा होता था, अब तो नहीं है। सच प्रैक्टिसेस शुड बी avoided because these are dangerous for both young mother के लिए भी और आपका फीटस के लिए भी। भाई मदर हमेशा यंग ही होगी, मदर के लिए अभी बनी ही है, वो फीटस के लिए भी आपका ये क्या है, डेंजरस है। effective counseling on the need to be avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal operation।
भाई काउंसलिंग होनी चाहिए अनप्रोटेक्टेड जो क्वार्टर्स होता है उसके लिए, या जो रिस्क फैक्टर, एमटीपी ऐसा नहीं है इजी है, इससे रिस्क भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, कुड रिजर्व द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड, ये सब अनहेल्दी ट्रेंड में आता है, हेल्दी नहीं है, हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है एमटीपीज को परफॉर्म किया जाए, ठीक है। तो इसकी इफेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए इन पॉइंट से रिलेटेड। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, मतलब जानकारी होनी चाहिए, प्रोफेशनल से ले या फिर आप अपने फैमिली मेंबर से लें, किसी से भी लें, तो हेयर या फिर आपको एजुकेट किया जाए अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स के रिगार्डिंग, इलीगल अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, और प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइड अच्छी होनी चाहिए, एंड कुड रिवर्स द अनहेल्दी ट्रेंड, ये आपका रिवर्स कर सकता है अनहेल्दी ट्रेंड को। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, it is sexually transmitted diseases. That was all about the medical termination of pregnancy. अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ऐसी कुछ डिजीजेस जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू इंडिविजुअल्स में स्प्रेड होते हैं, बार यही लाइन बोलते आ रहे हैं। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या है, जो इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो आपका स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, या फिर जो इंटीमेसी होती है पार्टनर्स के बीच में, तो उससे भी डिजीजेस आपकी स्प्रेड होती हैं, उसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के में पढ़ते हैं। तो डिजीजेस या फिर इन्फेक्शंस, अगर इन्फेक्शन है तो उसका नाम हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिटेड हो रहे हैं पर्सन्स में, उनको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं, या फिर वेनरल डिजीजेस बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जिसमें आती हैं एग्जांपल्स, देखिएगा, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल herpes, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to the AIDS, are some common STDs. ये डिजीजेस के आपको नाम याद करने, जिसमें से मोस्ट ऑफ द डिजीजेस में क्या होता है, जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे रैशेस आ जाते हैं, वॉट्स आ जाते हैं, वॉट्स मतलब छोटे छोटे छाले टाइप के जैसे आ जाते हैं ना, घाव आ जाते हैं, तो मोस्ट जो ज्यादा डिजीजेस है उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीजेस हो रही हैं, आपका इन्फेक्शियस डिजीजेस है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसमें गोनोरिया है, आपको याद रखना है, सिफिलिस है, जेनिटल herpes है, क्लेमाइडियासिस है, जेनिटल वार्ट्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस मतलब लिवर इन्फेक्शन, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डेंजरस आपका एड्स है, विच इज ड्यू टू द HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इन सब में जो HIV है वो सबसे ज्यादा डेंजरस, मोस्ट डेंजरस जो है वो HIV है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का दूसरा पॉइंट क्या है, सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय, इसमें से जो जितने भी अभी हम लोगों ने डिसीजेस पढ़ी उनमें से जो हेपेटाइटिस बी है और HIV वायरस है, जो ये दूसरे चीजों से भी आपका स्प्रेड हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही स्प्रेड हो। बॉडी फ्लूइड एनी हाउ अगर इन्फेक्टेड पर्सन का नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो आपका एड्स हो सकता है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग दी गई है किसकी है, इंजेक्शंस और निडल्स को शेयर किया जाए कि हाँ सेम इन्फेक्टेड पर्सन में वही निडल्स को यूज किया जाए, और जो आपका नॉर्मल पर्सन है उसमें भी सेम निडल्स को यूज किया जाए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए एक पर्सन से अगर निडल यूज हो गई है तो, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को सेम यूज किया जाए विद द इन्फेक्टेड पर्सन में भी वही इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, और जो आपके नॉर्मल पर्सन है उसमें भी, तो उससे भी स्प्रेड हो सकता है। ब्लड को जो डोनेशन होता है, ट्रांसफर होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी आपका हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो सकता है। ये अदर देन द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी ये डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, सिर्फ हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जेनिटल herpes एंड HIV इन्फेक्शन, इन तीनों के अलावा, फर्स्ट हेपेटाइटिस बी, सेकेंड जेनिटल herpes एंड थर्ड HIV इन्फेक्शन, जितनी भी डिजीजेस अभी हम लोग ने स्टडी की थी लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, ये सारे कुछ अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल, सारी की सारी डिजीजेस आपके क्यूरेबल हैं इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर पहले पता चल जाए तो सबका सब आपका क्योर हो सकती है इन तीनों को छोड़ के, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes एंड HIV इन्फेक्शन। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर,
बहुत सारे के आपके अर्ली सिम्टम्स माइनर होते हैं, इंक्लूडिंग इचिंग हो रही होगी या फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा होगा जो जेनिटल ऑर्गन है, स्लाइटली सा पेन हो रहा होगा, स्वेलिंग हो रही होगी, इसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं हम लोग। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन, ये आपके इसको एक साथ जितने भी सिम्टम्स आते हैं इनको एक साथ हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन इन द जेनिटल रीजन। बहुत सारे डिजीजेस में यही है जो अभी हम बार बार बोल रहे थे ना, डिजीजेस यहाँ पे जो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हेर्पिस को छोड़ के क्लेमाइडिया, जेनिटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, इन सब में क्या होता है आपके माइनर इचिंग हो रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइटली पेन है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन या फिर स्वेलिंग। प्लेन स्वेलिंग, रेडनेस एंड हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गन पे हो जाती है, दैट मीन्स वो ऑर्गन इन्फ्लेम कर गया, इट इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट पॉइंट, infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for a long, मतलब सिम्टम्स दिख ही नहीं रहे, जो फीमेल्स इन्फेक्ट हो गई हैं, फीमेल्स में इन्फेक्शन हो गया तो सिम्टम्स बहुत दिनों तक ही नहीं दिखते हैं। Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and social stigma attached to the STDs. STDs से आपका थोड़ा सा सोशल है कि हाँ अरे इनको ये बीमारी हो गई, इनसे दूर ही रहो, तो एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं और कोई बताता भी नहीं है कि हाँ ये इस जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उस जगह पे अगर कोई भी डिजीज हो रही होती है, इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बताने में भी। डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइम से फिर इसलिए वो जो आपका हिचक है उसकी वजह से वो टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाता और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, धीरे धीरे वो और बड़ी हो जाएगी बीमारी, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस, हीट, पेन एंड स्वेलिंग पर्टिकुलर ऑर्गन पे, ठीक है, उस जहां पे भी हो रहा होगा तो पेल्विक रीजन पे। अबॉर्शन भी हो सकता है आपका, स्टिल बर्थ नहीं होंगे कहो। इकोप्टिक प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी जहां अदर देन द यूट्रस इम्प्लांट हो जाए, जैसे यूट्रस में इम्प्लांट होना होता है डेवलपिंग बेबी को, वो सपोज फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, अदर देन द यूट्रस वाला पार्ट फेलोपियन ट्यूब में वो बन गई, इसको हम लोग बोलते हैं इकोप्टिक प्रेगनेंसी। बेबी को डेवलप होना होता है यूट्रस में, तो यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो उसको कट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। या फिर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, आगे जनरेशन नहीं आएगी। इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। STDs आर मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी में के लिए बहुत ही ज्यादा मेजर थ्रेट है भाई, हानिकारक है, डेंजरस है। देयरफॉर प्रिवेंशन या फिर प्रिवेंशन रहे, जिसके लिए हम लोगों ने यूज बैरियर मेथड में कॉन्डम्स को स्टडी किया था, कॉन्डम्स को यूज तो किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए, लेकिन इसका दूसरा भी आपका यूज है STD से बचने के लिए। प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेस आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन। पहला क्या होगा, प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या फिर अर्ली डिटेक्शन ही हो जाए एंड क्योर हो जाए ऑफ दीज डिजीजेस आर गिवन प्राइम, मतलब बहुत ज्यादा कंसिडरेशन करना चाहिए अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। जो आपके हेल्थ केयर प्रोग्राम हो उसमें ये भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट, दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकता है ये इन्फेक्शंस, देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। सबको हो सकता है, लेकिन जो उनका परसेंटेज है ये किसमें ज्यादा होता है, 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग। इस एज में क्या होता है, मिसगाइडेंस हो जाता है या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा होता है आपका अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ये डिजीजेस ज्यादा स्प्रेड होती है क्योंकि इनमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती इस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स में। नेक्स्ट, देयर इज नो रीजन टू पैनिक, लेकिन इसके कोई भी पैनिक होने का रीजन नहीं है बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, इसका प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन क्या है, वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स। ये सिंपल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, इसी को ही तो हम लोगों ने बोला था कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन स्कूल में मिलनी चाहिए, तभी तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में है। तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, जिसके बारे में पता ना हो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, भाई नहीं पता, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए, भाई लोग होते हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो क्या है। ऑलवेज यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, बैरियर्स का यूज करना चाहिए, कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए क्वार्टर्स के टाइम पे, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट भी है कि हाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो उसमें आपको शर्माना नहीं चाहिए। वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद द डिजीज। अगर डिजीज हुई तो अर्ली डिटेक्ट हो जाए, उसको क्योर कर लिया जाए।
This is all about today's topic.